सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब ने अपने तौर पर इंकशाफात की भरमार कर दी है, लेकिन याद रखिएगा कि यह महज अपने तौर पर ही है। फरमाते हैं कि नैब मुल्क को तबाह कर डालेगा। साथ ही साथ उन्होंने वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुदाखलत करके मुल्क बचाने की अपील भी कर डाली है। अब इतना हाई प्रोफाइल आदमी, इतना तामझाम, इतना इंतज़ाम, कैमरों की फ्लैश गन्स चमक रही हैं, खटाखट तस्वीरें बन रही हैं, और ऐसी आम सी बात लोग समझ रहे थे। सियासी तज्जियाकारों की अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसी बात होगी जो हमें हिला देगी, अब ये बातें तो सब जानते हैं, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, फिर इतने तामझाम की क्या जरूरत थी हुजूर। फरमा रहे हैं कि बंद कमरों में तजलील की जाती है, प्ली बारगेन पर मजबूर किया जाता है। साथ ही साथ यह भी फरमाया कि कारोबारी अफराद इज्जत बचाने के लिए प्ली बारगेन करते हैं और हस्बे तवक्को इसके बाद क्या होना था, इसके बाद वही होना था। चेयरमैन नैब नोटिस ले लिया उन्होंने, एक बार फिर उन्होंने नोटिस ले लिया है। गोया के इस नोटिस से किसी का कुछ बिगड़ जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इंकशाफ किया, हालांकि यह इंकशाफ नहीं था कि नैब की ब्लैकमेलिंग से तंग आ जाने वाले कुछ ताजिर मुल्क तक छोड़ करके जा चुके हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी नैब की गोशमाली कर चुकी है। नैब को एक ब्लैकमेलिंग का जो ताना था वो मिल चुका है। बाकायदा नैब को और चेयरमैन नैब को इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा तनकीद का सामना रहा है। सनसनीखेज बात अब शुरू होती है। फरमाया कि नैब रावलपिंडी फौज का नाम लेकर इदारे की तौहीन कर रहा है। मंगला कोर से उन्होंने कोई बिजनेस किया था, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें उस पर फख्र है। वो तमाम लोग जो उस डील में शामिल थे वो ओहदों पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उन्हें गोया तंग किया जा रहा है। ये कहना है डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। उन्होंने एक ऐसा अनोखा मुतालबा किया है जो कम से कम इस पाकिस्तान में, इस सरजमीन में तो नहीं हो सकता। इस हवाले से खबर मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूं, शामिल करते करते रह गया था, लेकिन आज फिर मौका लग गया। उन्होंने कहा डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के अफसरान के असासे जो है वो डिक्लेयर कराए जाएं। ये अच्छी बात है, जबकि इस हवाले से खबर तकरीबन 15 रोज पहले अखबार में वाज़े तौर पर छप चुकी कि नैब अफसरान के असासे डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। नैब अफसरान तो छोड़िए जनाबे वाला, नैब अफसरान तो छोड़िए, मुख्तलिफ करंट अफेयर एंकर की दुकानों पर मुतमक्किन वो लोग जो अपने आप को सहाफी बतलाते हैं, लोगों की बात कर रहा हूं। अगर आप उनकी ट्रांजैक्शंस, उनके अकाउंट्स, उनके बैंक डिटेल्स अगर आप निकलवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। नैब अफसरान तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा न यहां होना है और न कभी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मेरी किसी से बात हुई तो उसने बताया कि कौमी मफाद ब्रिगेड हरकत में आ गई है और भागदौड़ शुरू हो चुकी है। हालांकि बाबर अवान साहब का वो एक पंजाबी मुझे नहीं आती, लेकिन वो जुमला जो है वो दिमाग से चिपक गया है, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। तो गोया इस मरतबा भी रावी चैन ही चैन लिखेगा, जिसकी उम्मीद है। ऐसा होगा या नहीं इसका फैसला वक्त करेगा। अब आ जाते हैं उस एक इंटरव्यू पर जो कल हुआ और जिसने धूम मचा दी। उसमें वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने वाज़े अल्फाज में अपना मंशूर, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ मामलात पर उन्होंने अवाम पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर आश्कार कर दिया। मुख्तलिफ नुकात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कहते हैं फौज का दबाव है न कबूल करता हूँ, दबाव में वो आए जिसने करप्शन की हो, यहां तक तो मैं मुतमईन हूं, मुत्तफ़िक़ अलैह। कहते हैं साबिक फौजी को ओहदा देने का मतलब दबाव में आना नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सेलेक्टेड थे,
अब यहां से मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ेशन का शिकार होना शुरू होता है। ताहम फिर भी हम अपनी जुबान को जो है वो पार्क ही रहने देते हैं। कहते हैं कि जहांगीर तरीन से 10 साल पुराना ताल्लुक, केस होने का उन पर अफसोस है, ताहम तहकीकात जारी हैं। कॉमन सेंस, मुल्क का वजीर आजम एक शख्स के लिए पसंदीदगी रखता है, उस एक फर्द के खिलाफ किसी एक इदारे में किसी एक जगह तहकीकात हो रही है, कोई माई का लाल इस धरती पर जना है जो उस आदमी के खिलाफ कोई तहकीकात करके उसके खिलाफ कोई FIR काट दे। कॉमन सेंस, कोई इंटेलेक्ट की बात नहीं कर रहा। 5वीं पास आदमी यह बात जानता है, 5वीं पास आदमी, लेकिन धंधा है। कहते हैं जिसके खिलाफ भी तहकीकात शुरू हुई वो पार्टी का हिस्सा नहीं। नो, यहां भी एतराज है। मैं मुताद्दिद दफा बता चुका हूं, उसे एक टेलीफोन कॉल का अहवाल जो मेरे पास आई थी, 2 नाम लिए गए थे, एक आमिर कियानी, दूसरा परवेज खटक। आमिर कियानी के खिलाफ तहकीकात शुरू होने का इंदिया दिया, तहकीकात शुरू हुई, वजीर सेहत थे। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद उस वक्त जब मोहतरमा फिरदौस आशिकावान साहिबा ने ओहदा संभाला, उनसे एक बयान, स्लिप ऑफ टंग कहिए या कुछ इस हवाले से हो गया सरजद, जिसमें उन्होंने किसी मुबैना खुर्दबुर्द का तस्करा फरमाया था। उसके बाद उनसे ओहदा लिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनको पार्टी का एक अहम ओहदा दिया गया और आज वो वजीर आजम के बराबर में मुतमक्किन होते हैं। क्यों? ये तो रियासत मदीना है। और मैं यकीन करता हूं बिलावल साहब को अगर यकीन नहीं आता है तो क्या हुआ, वो कहते हैं कूफे की सियासत से मदीने की रियासत जो है वो नहीं बन सकती। इंतहाई आर्टिस्टिक, मैं खुद एक राइटर हूं, अशश कर उठाऊं, बिलावल का मैं फैन हुआ हूं इस हवाले से जो उन्होंने आर्टिस्टिकली एक बयान आज दागा है। लेकिन मैं बिलावल की नजरिए को टो करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूं, मैं तज्जिया करने की कोशिश फरमा रहा हूं। आमिर कियानी के खिलाफ तहकीकात का क्या हुआ? आमिर कियानी सिंध आते हैं, बाकायदा आकर के यहाँ तंजीम साजी करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। किस कैपेसिटी में? एक आदमी पर तहकीकात हो रही थी, इंतहाई अहम शख्सियत इस मुल्क की। मैं एक मरतबा नाम भी बता चुका हूं, एक मरतबा ओहदा बता चुका हूं, अगर किसी को फिर सुनना है तो फिर बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आज जिस हवाले से इंट्रो है उसी में कहीं उनका नाम भी मौजूद है। उनका टेलीफोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा यार इन दोनों अफराद को छोड़ दो, ये जाकर के अदालत से स्टे ले लेते हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगे 4 महीने दे दो। मैंने कहा 6 महीने दिए, उसके बाद ऑन एयर बोलूंगा। आज तक बोल रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और ना होगा, यह भी बता देता हूं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने नईम बुखारी साहब की बतौर चेयरमैन PTV तकर्री का दिफा किया। यहां मामला गड़बड़ है, यह दिफा हो नहीं सकता था अखलाकी बुनियादों पर। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में अगर मैं अखलाकियात का निफाज करने के लिए चला जाऊं तो मेरा ख्याल है 90% सियासतदान तो फारिग हो जाएंगे। इसलिए यहां भी शक का फायदा देकर के हम आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने फरमाया कि उस्मान बुज़दार तारीख के बेहतरीन वजीर आला साबित होंगे। यकीनन मैं ईमान रखता हूं कि उस्मान बुज़दार पंजाब की, पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन वजीर आला साबित होंगे। चेक ये कराना पड़ेगा वो तारीख लिख कौन रहा है। अगर वो तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रिप्रेजेंटेटिव लिख रहा है जिस पर यह तोहमत है कि वो मीडिया वाला है, वो सहाफी है, वो एक तज्जिया निगार है, तब तो ठीक है, फिर मैं इस तारीख के आगे सरबसजूद हूं, मैं सरे तस्लीम खम करता हूं। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल आंख का अंधा ये तारीख लिखेगा तो उसे लिखना पड़ेगा कि जो झक पंजाब में इस वक्त मारी जा रही है और जिस वजह से मारी जा रही है उससे यह सूबा कहां जा रहा है। वजीर आजम साहब ने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते हुए यह फरमाया कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर जरूर देंगे। अल्लाह ताला से मुल्तमिस हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान का यह ख्वाब पूरा हो। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर मेरे उन भाइयों और बहनों को मिले जिन्होंने अपनी आंखों में तब्दीली का ख्वाब सजा करके इमरान खान साहब को ऐवान वजीर आजम तक पहुंचाया। अल्लाह करे कि इसमें उनकी मदद भी, अल्लाह की मदद शामिल हो। आगे इंतहाई अहम और सेंसिटिव पार्ट आ गया इस एक इंटरव्यू का। आज सुबह मुझे किसी ने ताना मारा, उसने कहा देखो यार हर आदमी वजीर आजम पाकिस्तान का इंटरव्यू कर रहा है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि तुम हर एक को लपेट देते हो। तुम वही आरफीन नामा में 38,100 पे खड़े हो और देखो उसने तुम्हारे बाद शुरू किया था, कहां से कहां पहुंच गया। तुम्हें थोड़ा सा समझ रहे हो ना, गुंजाइश रखनी पड़ेगी। आप यकीन कीजिए सुबह से शाम तक मैं सोचता रहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो किसी मफाद के, किसी तमा में, किसी लालच में कर रहा हूं। जवाब मिला नहीं। फिर मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जवाब मिल गया।
कि मुझे लपेटना ही है, चाहे कोई भी हो, बात दुरुस्त होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसमें अवाम पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए, फिर क्या फर्क पड़ता है सामने कौन है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद मुबारक, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, मफ़हूम मेरे सामने है कि अगर तुम्हारे सामने कोई रास्ता बाकी नहीं बचता तो आखिरी रास्ता गर्दन कटाने का होता है। अल्लाह का शुक्र है ऐसी नौबत तो नहीं आई, पाकिस्तान में अभी वो हालात नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले सुनते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अजियत पहुंचाती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पैसे लेकर तनकीद करने वाले बेनकाब हो जाते हैं, 2000% दुरुस्त। मेरे सामने एक ट्वीट मौजूद है एक ऐसे आदमी का जिसने मोटरसाइकिल पे अपना करियर शुरू किया। ये कोई बुरी बात नहीं है, वो पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी बना, बेहतरीन, उसकी अपनी एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल टीम थी, आज भी होगी, बेहतरीन, ठीक है। लेकिन अब उसका काम महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गलत को भी सही बताना है। जो रात को उनकी झूठ की दुकान खुलती है तो वो उस वक्त बंद होती है जब आखिरी आदमी भी कुर्रे अर्ज का, इस जमीन का सो जाता है, यानी आर्जी तौर पर मर जाता है। कहते हैं हमारे नौजवान नावाकिफ हैं, कभी यही पीटीवी हमारे बुजुर्गों को एजुकेट करता था, एंटरटेन करता था। नईम बुखारी साहब खूब अहल हैं। एक आदमी जो खुद इतना बड़ा नाअहल हो, जो अपनी सियासी, जो अपनी सहाफती जिंदगी का आखिरी इनिंग खेल रहा हो, और उसके बाद अगर यह आदमी मीडिया इंडस्ट्री में रह गया तो मैं तो अपना नाम बदल लूंगा। मैं भगवान दास नाम रखने के लिए तैयार हूं अगर यह आदमी मीडिया इंडस्ट्री में रह गया। PRO टू PTI सोशल मीडिया उठाइए, आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक और मोहतरमा है, इनसे मैं बहुत तंग हूं भाई, ये हर गलत को ऐसा सही साबित करती हैं कि बस। लेकिन चूंकि ये सिन्फ नाजुक हैं इसलिए इनकी रसाई आप समझ रहे होंगे। कहती हैं कप्तान ने कुछ कम पढ़े लिखे सहाफियों और तज्जिया निगारों की तबीयत साफ कर दी। कम पढ़ा लिखा मैं हूं, सपोज पांचवीं जमात मैंने पास की है, आपने 1 घंटा इंटरव्यू दिया, 1.5 घंटा इंटरव्यू दिया और 2 घंटे इंटरव्यू भी दिए, मैंने देखे, मैंने सुने, मैंने झेले, ओके सर इन लोगों को बंद करवा दें काइंडली। इनका जो सोशल मीडिया कन्वेंशन होता है जिसमें इनको बुला करके और आवाम को अजियत देने की तरगीब दी जाती है, और ये नित नए तरीकों से हमारी समातों पर ऐसी ऐसी इंकशाफात करते हैं, ऐसे ऐसे भयानक किस्म के जो है वो चीजें रिवील करते हैं कि इंसान तंग आ जाता है कि तंग आमद बजंग आमद। आपने कहा कि सही मानों में तज्जिया करने वाले साफी कौमी असासा करार हैं। सर मैं दस्त बस्ता हाथ जोड़कर आपसे मुल्तमिस हूं कि मैं अब मजीद जो है वो जिसको कहते हैं ना कि अपने घर वालों की या दोस्तों की मजीद तंज तान नहीं सह सकता। काइंडली मेरे खिलाफ किसी भी जगह से आप इंक्वायरी कराइए। मेरा हमेशा से एक बहुत अच्छे आदमी का मेरे बारे में कहना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बावजूद उन्होंने मना किया था कि क्या उन्होंने कहा था, जुबान का कड़वा है लेकिन बदकिरदार नहीं है। सर जरा चेक कर लीजिए मेरा कैरेक्टर पहले, उसके बाद अगर आपका दिल भरता है सर मैं आपसे अपील करता हूं 15 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए, 15 मिनट का एक सेशन मेरे साथ कर लीजिए ताकि मैं भी इन लोगों को कुछ मुंह देने के काम आऊं। और उसके बाद फिर रहे नाम साईं का, अगर कोई चाहे तो मैं अपने सवालात भी मुश्तहर करने के लिए तैयार हूं, अपने सवालात भी मैं ऑन एयर पब्लिक करने के लिए तैयार हूं, उनके जवाबात लेने के लिए मैं कम से कम जिंदगी में एक मरतबा तो ऐवान वज़ीर आज़म मैं भी देखूं, कम से कम मेरे नाम अमाल में वो जो स्याही है वो थोड़ी बहुत तो धुल जाए। मुझे आपकी विजडम, आपके जिसको कहते हैं कि सादिक और अमीन होने, इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म होने पर कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। मुझे यकीन है कि आप लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन सर मैं भी आपकी रियाया में शामिल हूँ, काइंडली मुझ पर भी थोड़ा सा नज़र करम तो कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुझे झेलने के लिए शौकत बसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लो एंगल पे कैमरा रख करके, सर ये कोई पंजाबी फिल्म का शॉट लग रहा है, काइंडली कैमरा अगर आप सही रखें तो मैं खुश हो जाऊंगा, आगे आपकी मर्जी। निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आजिज द ग्रेट धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की अदाकारी फरमाएंगे। मेरे साथ तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ीन को इस शो में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। शौकत बसरा साहब, सर पहले तो ये इरशाद फरमाइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पहले सही आ रही थी सर, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं आपको मैं। डन हो गया। सर ये
जमहूरियत के खिलाफ ये जो साजिश की है डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने, ये इन्होंने नैब के खिलाफ एक इतनी भयानक, इतनी संगीन FIR काट दी है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये चेयरमैन अपना चीफ ऑफ लाहौल वाला कुव्वत सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा गोशमाली नैब की कर चुके हैं। नैब को बाकायदा इंजीनियरिंग का इदारा भी करार दे दिया गया था, उसकी ब्लैकमेलिंग के हवाले से जो मुबैना तौर पर इन्होंने जुमले इस्तेमाल किए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान जैसे इदारे उसका नाम लेकर के बाकायदा कह दिया इतने बड़े आदमी ने कि नैब रावलपिंडी, तो सर आपके ख्याल में क्या कुछ हो जाना चाहिए और क्या कुछ होगा? मलका जज्बात नूरुल आरिफीन, बादशाह जज्बात सर, ये मुझे बादशाह जज्बात, बादशाह मलका जज्बात नहीं, बादशाह जज्बात। हाँ। नूरुल आरिफीन, आपका खिताब अगर खत्म हो गया, क्योंकि आधा घंटा तो आप खुद ही ले गए। देखिए गुजारिश पता क्या नूरुल आरिफीन, गुजारिश ये है कि मैं जब से ये नैब एक्टिव हुआ है, सिर्फ उन लोगों को प्रॉब्लम है जिन्होंने खुद 10 साल नैब के चेयरमैन भी खुद लगाए, नैब के कवानीन भी खुद बनाए। अच्छा, अब अगर चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को हम देख लें, ये वो कौन हैं जिनकी ये दोनों तारीफें करते नहीं थकते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर चेयरमैन नैब लगाया जिसका नाम जस्टिस जावेद इकबाल है। आज जस्टिस जावेद इकबाल नैब न्याजी गठजोड़ है, क्योंकि इनने 99.9% केसेस मेरे भाई तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए, इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए, और आज वो समात ज़ेरे समात हैं। जहां तक इस मौजूदा नैब का तल्लुक है, हमारे दौर के अंदर वो तो शायद मियाँ शहबाज शरीफ के ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए जिसमें TTs हैं, उनके 2 बंदों को पैसे आ रहे थे, ट्रायल हो रहा है। अच्छा, अगर सलीम मांडीवाला साहब मेरे बड़े हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, अगर उनको किसी किस्म का इशू है, प्रॉब्लम है, तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इदारे मौजूद है ना, लोगों की ये हमदर्दियां लेने की क्या जरूरत है? वो जाएं सुबह सुप्रीम कोर्ट में, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। वो जाएं चीफ जस्टिस साहब के पास, सामने जाके सारा मुकदमा रखें, चीफ जस्टिस साहब ये मैं पिंडी रावलपिंडी नैब ने मुझे बुलाया था, ये मुझे धमकियां दी हैं, ये लोगों का नाम इस्तेमाल किया है, मेरी समझ से बाला है। जब नैब का चेयरमैन और नैब कुछ नहीं कर रहे थे, सब तरफ अमन और राजती थी। आज अगर नैब एक्टिव हुआ है तो नैब को ये गालियां दे रहे हैं, नैब को बुरा भला लेकिन सर अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद मरतबा तनकीद भी फरमाई है, गोशमाली भी की है, नैब को इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा भी बतलाया है, नैब को एकतरफा एहतसाब का ताना भी दिया है, लेकिन आप सरफ नजर फरमाने पर मुसिर है। पूछ सकता हूं क्यों? नूरुल आरिफीन, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह कमी कुताही मौजूद है, तमाम अगर सब कुछ ही बेहतर होता तो फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। तमाम इदारों के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, नैब के अंदर भी बहुत सारी कमी कुताहियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है हमारे सर आंखों पर है। मैं तो सिर्फ एक बात अर्ज की है नूरुल आरिफीन, अगर शौकत बसरा के खिलाफ अगर कोई नैब गलत करेगा, एंटी करप्शन गलत करेगा, FIA गलत करेगा, मैं तो फौरन जाऊंगा चीफ जस्टिस साहब। ठीक है, डन हो गया। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरे साथ आजिज धामरा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ा सा तवक्कुफ, उनसे गुजारिश करूंगा। आजिज धामरा साहब, सर काइंडली ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए। जनाब मन, पूछना यह था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट एक हाई प्रोफाइल शख्सियत कही जा सकती है। सर आजिज धामरा साहब, शौकत बसरा साहब का एतराज़ मेरा ख्याल है गलत तो नहीं है कि एक ऐसा आदमी इतनी बड़ी पोजीशन पर मुतमक्किन, उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, शौकत बसरा साहब ने ये मुझे बताया, मुल्क में अदलिया आज़ाद है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, सहूलियात हैं यहाँ पे, तो क्यों उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का तामझाम किया और कोई नई बात भी नहीं की? सर देखें नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात तो यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कई मरतबा हाई कोर्ट ने नैब के हवाले से क्या कुछ फरमाया है और नैब के ऊपर कितना असर हुआ है वो एक अलग बात है। और खुद जब नैब चेयरमैन की एक वीडियो मंजर आम पे आ जाए और वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के एक करीबी दोस्त के चैनल पे आ जाए और वो वीडियोस के कितने और पार्ट PTI के वजीरों की जेबों में, वास्केट की जेबों में पड़ी हुई होंगी, ये एक अलग कहानी है। इसलिए वो बेचारे एक डरे हुए हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं इनके आगे, और ये बड़े ब्लैकमेलर हैं। हमने तो अवाम के सामने एक बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं
कई दर्जन मर्तबा अदम एतमाद किया गया है नेब की कार्रवाई के ऊपर। और दूसरी बात कि जो भी नेब के अंदर केसेस हैं हमारे रहनुमाओं के, उनकी जमानत खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठा लेती है। जब हम इतने ही मुजरिम हैं, जब हम इतने ही करप्ट हैं, तो हमारी जमानतें कैसे हो जाती हैं? फिर ये अपनी उस लाडली नेब से क्यों नहीं पूछते कि वो केस कमजोर क्यों बनाते हैं? राइट। चीमा साहब, सर इसी मौजू पर इजहार राय के लिए अगर आपको ज़हमत कलाम दी जाए तो आप किन अल्फाज का इंतखाब करना चाहेंगे? जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि 3 वजूहात की बिना पर, पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है नैब के बारे में, जिसका आपने जिक्र भी फरमाया कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात जो है वो ये कि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी के अल्फाज हैं कि इस इदारे ने अपनी इम्पार्शियलिटी के इमेज को बुरी तरह मजरूह किया है। 2 और तीसरी बात जो है वो चेयरमैन साहब की अपनी जो वीडियो आई उसके बाद कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता उनके पास कि वो इस मनसब पे फाइज रहे, उनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए था। मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि ये इदारा जो है जिसका, और ये है कि देख लें इदारे के बारे में जो कुछ मुल्क की आला तरीन अदालत ने जो कुछ कहा, और उसके बाद जो है वो उसके चेयरमैन के बारे में जो कुछ मंजर आम पे आया, और जिस तरह के वीडियो जज जो है आगे सुनाई दे रहे हैं, ये सारा आपके सामने है। तो ये क्या एहतसाब का निज़ाम है? एहतसाब के नाम पे एक धब्बा है। What's your answer, सर? यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया इंटरव्यू की जानिब आते हैं। सर, जहांगीर तरीन साहब से अपने पुराने ताल्लुक़ के बारे में इरशाद फरमाते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब पर केस होने का उन्हें दुख है। ताहम उन्होंने साथ ही साथ ये क्रेडिट भी लिया जिसके बजा तौर पर वो मुस्तहिक भी हैं कि पहली मरतबा हुआ है कि किसी बहरान के हवाले से कोई कमीशन, कोई रिपोर्ट, कोई जो है वो उस तरह की पब्लिक की गई है। सर, लेकिन ये क्रेडिट तो आधा ही हुआ। मतलब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, नैब भी अभी तक मौजूद है, कानून भी आज़ाद है, जहांगीर तरीन भी इस मुल्क की फ़ज़ाओं में मौजूद है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब अपनी पसंदीदगी का उनसे इज़हार भी फरमाते हैं। सर, किसी की जुर्रत होगी वज़ीर आज़म जिसके लिए पसंदीदगी का इज़हार करे, उसके ख़िलाफ़ कोई यानी कार्रवाई हो जाए, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात हो जाए, उसको कोई पुलिस वाला सिर्फ नज़र भी आ जाए, मतलब गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, क्या कहेंगे सर? आपकी मेहरबानी, आपके मुंह से कुछ कलमात तो हमारे लिए अच्छे निकले, कलमा खैर थोड़ा बहुत निकला हमारे लिए। मेरा ज़ाती झगड़ा किसी से नहीं है सर। सुनिए, जहां तक मुझे बताइए कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, वो किन के खिलाफ हुई हैं? जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ हुई हैं, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हुई हैं, खुसरो मुख्तियार साहब के छोटे भाई, जितने भी लोग चीनी माफिया के लोग थे, कार्टल्स थे, सब के खिलाफ हुई। अच्छा, आपने कहा FIR, शायद मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, आपने कहा किसकी जरूरत है जो जहांगीर तरीन खिलाफ FIR, उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हो चुकी। अब इससे आगे चलते हैं। देखें जहांगीर तरीन साहब कौन है, जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं पार्टी के, जिन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया। लेकिन यही नया पाकिस्तान है कि कल रात प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू में, ये बात आपने नहीं कोट की, बाकी सब कुछ सुना दिया। उन्होंने कहा अभी तरीन साहब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करते हैं उनका पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, उनके पास कोई ऑफिस नहीं है। यहाँ पे माजी में क्या, मुझे वहीं आप ले आए सर, याद माजी अजाब है यार, अब माजी मत याद दिलाइए, कंफ्यूज आ जाऊंगा मैं भी और आप भी सर, इधर उधर हो जाएंगे। माजी की आपने बात की तो मैं जरा थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूं, आपने कहा उनके खिलाफ FIR हो गई है। सर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, 10 रुपए की ऑन एयर शर्त आपके साथ लगाता हूं, और मेरे 10 रुपए हक हलाल के हैं। ये मैंने किसी की चमचागिरी और जिसको कहते हैं वो ब्रिगेड में शमूलियत करके नहीं की, मैं ऑन एयर कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं। सुनने वाले सुन लें, अपने कान में, अपने दिमाग में ये बात बिठा लें, ना मैं चमचागिरी और खुशामद करके यहां तक आया हूं, और ना मुझे किसी का जो है वो परवाह है कौन सुन रहा है कौन नहीं। जो बात कहूंगा अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से, उसके खौफ में कहूंगा। सर, जहांगीर तरीन पर FIR है, पुराने माजी में चले जाते हैं।
वो आदमी जिसने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो आदमी जिसने पासपोर्ट दिया, वो आदमी जो एटम बम बनाने वाले अब्दुल कदीर को लेकर के आया, जिसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था, जो मेरे मामू का लड़का था, ना मैं उसकी पुप्पू का लड़का हूं, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, जिनको आप आज तक पसंद करते हैं, जिनकी पार्टी में आप खुद मौजूद थे। सर, एक FIR पर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी। जहांगीर तरीन इसी मुल्क में FIR के बावजूद मौजूद है और उनके घर के 1000 मीटर आसपास कोई फटक नहीं सकता। यह बात आप दिल पे हाथ रख करके कहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं? यस और नो, बस, और कोई बात नहीं। फिर मैं अगले मेहमान पे जाऊंगा। तो अर्ज करूं, प्रोग्राम में से कुछ टाइम हमें भी इनायत कर दें। हमें आपने बतौर मेहमान बुलाया कि हम अपनी सारे प्रोग्राम तो खुद ही किए जा रहे हैं। और पता नहीं आपको ये किसने, वो कहते हैं ना, आपको तो नहीं कहा हमने कि बार बार आप अपनी बात को अपनी तरफ लेके जा रहे हैं कि मैं, भाई आप, हमें पता है कि आप अच्छे आदमी हो, आप ऑनेस्ट आदमी हो, आप गलत काम नहीं करते हो, इसलिए आप अपने आप उनमें शामिल ना करो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने आपको अर्ज ये किया था नूरुल आरिफीन कि एक बाकायदा, शायद आप भूल रहे हो, आपकी यादाश्त कमजोर होती जा रही है, लगता है आपको थोड़ा सा, आपको बादाम वगैरह मुझे भेजने पड़ेंगे जब मैं कराची आऊंगा, आपसे मिलूंगा भी। मेरे भाई, बाकायदा एक कमीशन बना, कमीशन की रिकमेंडेशंस आई, रिकमेंडेशंस के बाद बाकायदा उसके तमाम इदारों को वो चीजें भेज दी गई। कहा गया कि जी जहांगीर तरीन साहब को तो फरार करा दिया हुकूमत ने। जी। अच्छा, वो वापस आने के बाद वो FIR जो है वो हम शहबाज साहब पे, मियां शहबाज साहब पे, तरीन साहब पे, खुसरो मुख्तार, जो और लोग भी हैं। अच्छा, इन लोगों ने स्टे ले लिया। जरा बात को समझे मेरी को, ये तमाम के तमाम लोग हाई कोर्ट चले गए। इन्होंने जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उनके खिलाफ स्टे ले लिया। मैं आपको अप्रिशिएट कीजिए, दिल पे हाथ रख के, क्या माजी में किसी की जरूरत थी यहाँ पे वजीर खजाना इसहाक डार को? अच्छा, माजी की आपने फिर मुझे दावत दी है माजी में झांकने की। जरा थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा। आजिज धामरा साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर, आजिज धामरा साहब, माजी में जाने की दावत दी है शौकत बसरा साहब ने और उल्टा पानी भी पी गए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या पी गए, डिकार तक नहीं ली। अच्छा, शौकत बसरा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ में आजिज धामरा साहब को जरा सुना लूं। सर, वजीर आजम पाकिस्तान का इरशाद है कि जिसके खिलाफ भी तहकीकात शुरू हुई वो पार्टी का हिस्सा नहीं। सर, ये तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जिसके खिलाफ भी कोई बात थी उसको साइडलाइन कर दिया और जो है वो उसके हवाले से उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। मैं गलत कह रहा हूं सर? मुझे ये कहना पड़ रहा है। शौकत बसरा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आजिज धामरा साहब टेलीफोन लाइन पे। जी आजिज धामरा साहब, मुझे पहली बार कहना पड़ रहा है कि जी नूरुल आरिफीन साहब, आप गलत बयान कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। नंबर 1, अभी देखें, अगर बसरा साहब ने कहा कि तरीन साहब जो है वो वापस आए हैं, जी जनाब अली, वो NRO के थ्रू वापस आए हैं। और दूसरी बात कि चीनी का कमीशन आपने खुद बनाया था। चीनी कमीशन पे एक FIA के रिटायर्ड अफसर हैं बाजवा साहब ने ये कहा है कि 400 अरब रुपए का टीका लगाया है इस कौम को, इन्होंने, जो शुगर माफिया है। और शुगर माफिया जो है वो यात्रा करके लंदन में आपके पास अभी बैठी हुई है। तो ये किसको आप भाषण दे रहे हैं यार? ये सारे प्रोग्राम जो है वो कौम सुन रही है। और जहां तक माजी में जाने की बात है, देखें, अगर बसरा साहब इस प्रोग्राम में बैठे हैं और माजी में अगर हम जाएंगे तो आज जिस पोजीशन में बैठे हैं तो उन्हें खुद शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने भाई को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो बैठे हैं और ऐसी बदबूदार पॉलिसी को डिफेंस करने के लिए बैठे हैं कि बस मैं यही कह सकता हूं उनकी सियासत के लिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। सर, आप तो क्रीज से आगे बढ़ करके आपने गेंद को बाहर घुमा दिया। शौकत बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर देखिए, वरना जो है ना मुझ पे ये इल्जाम लग जाएगा कि मैं हुक्मरान जमात को सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, बोलिए जल्दी से बोलिए। सबसे ज्यादा शुगर मिले तो सबके साथ ही है। मैं आपके अंदर का बंदा हूँ, मुझे मजबूर ना करें, मेरे भाई हैं आप, हमने इकट्ठे काम किया है। आपको पता है कि सबसे शुगर मिले पाकिस्तान में किसकी है? पहले नंबर पे जरदारी साहब में चले जाए। बसरा साहब, आपको शर्मिंदगी होगी। आप जिस पार्टी में बैठकर जिस पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कहा कि मैं आपको शर्मिंदा होने नहीं दे रहा हूं, मगर आपको शौक है तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जाए सुप्रीम कोर्ट में, अपने ज़मीर के मुताबिक आईने पे खड़े होके और ये बात करें जो आप अभी टीवी पे बात करें। आजिज धामरा साहब, शौकत बसरा साहब, सर थोड़ा सा तहम्मुल की इस्तदाए में निसार चीमा साहब के पास चले जाऊं। निसार चीमा साहब, सर वजीर आजम पाकिस्तान ने इरशाद फरमाया कि उस्मान बुज़दार तारीख के बेहतरीन वजीर आला साबित होंगे। सर,
शहबाज शरीफ का दौर लोग भूल जाएंगे और आप हैं कि उन्हें काम नहीं करने दे रहे, आप जमहूरियत दुश्मन लोग हैं। सर, इस इल्जाम का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, वो उनका जो मेयार है बेहतरीन कारकर्दगी, उस लिहाज से वो ठीक ही कहते हैं। कारकर्दगी उनके नजदीक ये है कि इदारों को तबाह कर दिया जाए, मजाक बना के रख दिया जाए। मईशत समेत जो कुछ हर इदारे का, हर शोबे का जो हाल हो गया आपके सामने है। किसी राह चलते आदमी से पूछें कि आपका क्या ख्याल है जी, आप मुकाबला कर लें बुज़दार और शहबाज शरीफ का, तो वो आपको जो जवाब देगा, मैं आप क्या बात करूं। देखें, इनकी क़यादत के बारे में, इनके लीडर के बारे में जो आम आदमी जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं दोहरा नहीं सकता। नूरुल आरिफीन साहब, हकीकत ये है, और ये शौकत बसरा साहब फरमा रहे थे कि देखें जी, ये जो है ये जहांगीर तरीन साहब जो है PTI के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, ये उनका फिक्र है, जिनको ये भी पता नहीं है अपनी नई पार्टी के बारे में भी उनकी मालूमात जो है बड़ी नाकस है। नई पार्टी है, नया उनका लीडर है, उनको पता नहीं है कि वो जो है वो बड़े बाद में आए हैं जनाब। हुजूर वो बड़ी देर के बाद आए हैं, वो ना फाउंडर मेंबर है, ना ये है कि वो उस तरह के नजरियाती आदमी है। आपको शायद गलतफहमी हो रही है। देखें, और बाकी बात सही है आपकी, याद माजी की तरफ ना जाए, वरना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वीडियोस भी सामने आए जिसमें आप मौजूदा अपने लीडर के बारे में पता नहीं क्या क्या फरमाते रहे हैं। आप भी एम्बेरस होंगे और सुनने वाले भी एम्बेरस होंगे। सुनने वाले शायद ये है कि महसूस हो, लेकिन आप यकीनन एम्बेरस होंगे। ये बात ना करें याद माजी की। आप ये देखें, गुजारिश ये है आपका, ये देखें आपकी मजबूरी है। आप चूंकि हर दौर में अपने पार्टी लीडर बदलने हैं, पार्टी बदलनी है, तो नए लीडर को अपनी वफादारी का सर थोड़ा सा निसार चीमा साहब, सर ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है पर्सनल हम ना हो तो ज्यादा बेहतर है, हम सियासत पे बात करें। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप, सर थोड़ा सा निसार चीमा साहब, गुजारिश ये है, देखें मेरी बात सुन लें कि हकीकत ये है कि हमें देखें ये कि ये जो कुछ ये कारकर्दगी आपके सामने नहीं है, पूरी कौम के सामने नहीं है कि मईशत समेत हर शोबे का उन्होंने बेड़ा गर्क कर। राइट सर, आपने अपना वर्जन दे दिया। अब मैं शौकत बसरा साहब को ज़हमत कलाम दूंगा। शौकत बसरा साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, नूरुल आरिफीन, निसार चीमा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है और एक अच्छे खानदान से हैं, लेकिन यकीन माने हिम्मत है, यानी कि अंदाजा करें कि पूरे 14 टब्बर को किस तरह डिफेंड कर रहे हैं, जिनके मुतल्लिक बाकायदा अदालतें कह चुकी, केस प्रूव हो गए, अरबों खरबों रुपए के जुर्माने हो रहे हैं अदालतों से, और फिर भी कह रहे हैं कि मैं ना मानूं। चीमा साहब, गुजारिश सिर्फ इतनी है, कम अज कम मैं समझता हूं कि बात करते हुए आपको इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए, मेरी बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ये मैं क्या क्या फिक्रे आपको याद करवाऊं। और जब केस ट्रायल हुए, पता लगा जी गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, कट्टे वाला, भैंस वाला, दूध वाला, चीनी वाला, सब के सब लोगों को ठगी काटे, और पता लगा कि जनाब सारी। और राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम को फिर वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। सलाम नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं। आजिज़ धामरा साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आजिज़ धामरा साहब? जी आपकी आवाज़ आ रही है सर। बस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए जा रहे हैं। पूछना यह था सर कि वज़ीर आज़म ने कहा, और क्या खूब कहा, कि पैसे लेकर तनकीद करने वाले बेनकाब हो जाते हैं। दर हकीकत सही मानों में तज्जिया करने वाले ही सहाफ़ी इस मुल्क का, कौम का और माशरे का असासा हैं। सर, कितने सहाफ़ी रह गए जो आजकल इस मुल्क, कौम और माशरे को राह हिदायत दिखा रहे हैं? वो कलाम, वो जगह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सदक़े में उनको अता की है, वो मनसब, उसका बाकायदा दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी की चमचागिरी और खुशामद नहीं कर रहे, चाहे वो कोई सी भी सियासी जमात हो। कलमा हक़ कह रहे हैं और फिर उसके बाद उनको यूँ समझ लीजिए कि छूट भी मिली हुई है। सोशल मीडिया ब्रिगेड ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की है, जीना दूभर कर रखा है, और ऐसे ऐसे अलल टप जवाब दे करके तनकीद करने वाले और प्रेस करने वाले इस वक्त मैदान में हैं कि जिसकी कहते हैं कि नज़ीर नहीं मिलती। क्या इरशाद फरमाएंगे सर? देखिए, बहुत सारे ऐसे साथियों की तादाद है, और मुझे तो मतलब अजीब है कि जिस भी सेक्टर और पोर्शन में वज़ीर आज़म के साहब बयान उठा के देखें। अब आप एक काम करें नूरुल आरिफीन, कि आप अपने प्रोग्रामों में अपोजिशन की जमायतों को कॉल ना करें, आप सिर्फ अपने सारे प्रोग्राम की टाइमिंग पहले के इमरान खान और अब के इमरान खान के दरमियान दें, पुराने फोटेजेस दिखाएं और इनसे सवाल करते रहें।
आपको सारा जवाब मिल जाएगा उसमें। और ये शर्मिंदा होते होंगे अपने लीडर के साबका बयानात पे, जो डिपेंड करते थे सहाफत पे, आजाद सहाफत पे, मीडिया के ऊपर, मगर अब उन्हें पता नहीं क्या हो गया। आज क्या हो रहा है, आज मैं अभी मुल्तान में हूँ, इन्होंने पूरे मुल्तान को सील कर दिया है। सियासी कारकुनों के लिए धरती तंग की हुई है, जो गिरफ्तार कारकुनों ने उनको शो नहीं किया जा रहा है। इशू क्या है? इशू है कि सिर्फ कोरोना, और जो कोरोना को लीड कर रहे हैं जिस कमेटी, असद उमर, उन्होंने कल सक्खर में एक पब्लिकली मीटिंग की है, यूथ कन्वेंशन का वहां पर उन्होंने एक इनेकाद किया है। दीर में जलसे हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, मगर इनकी मुनाफकत वही कोरोना के सिर्फ पीडीएम के लोग जो है वो जलसा नहीं कर सकते। तो इनकी ए से लेके जी तक तमाम जो अल्फाबेट हैं वो मुनाफकत से शुरू होकर मुनाफकत पे खत्म होते हैं। मैं तो सलाम करता हूं शौकत बसरा साहब को कि वो पीटीआई की कंटिन्यू बदबूदार पॉलिसी पे और मजदूर और आवाम, लेकिन सर मैं एक, अगर आप इजाजत दें, डिफेंड करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ज़िमनी छोटा सा सवाल पूछ के फिर अगले गेस्ट की जानिब कूद जाऊं। सर एक मौसूफ है, उनको आपने पीपल्स पार्टी की मिधत और आसिफ अली जरदारी साहब की खुशामद के जुर्म में चेयरमैन पीटीवी तक आपने भी लगाया। वो इस वक्त भी एक टाइम स्लॉट घेर करके और पब्लिक को बोर करने के काम आ रहे हैं। एक जमाने में उनका तूती बोला करता था, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप नाम लीजिएगा जरूर। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा। सपोज आप पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनको जियाला होने की जुर्म में आपने चेयरमैन पीटीवी तक भी पहुंचाया था। सर वो भी इस फहरिस्त में शामिल तो हैं। देखें नूरुल आरफीन, हमारी सब उन बातों से और पॉलिसियों पे तनकीद करते हुए ये पीटीआई बनी, और उन्होंने कहा कि 2 पार्टी सिस्टम नहीं चलेगा, हम आगे हैं। और अभी जो पीटीवी के चेयरमैन आए हैं, उन्होंने गुफ्तगू क्या फरमाई है कि ये सिर्फ हुकूमत की देगी कि क्या आप पीटीवी को, जिस पीटीवी पे आप हमला करते हुए फखरे अंदाज में, ठीक है, लेकिन सर ये काम आपने भी किया था। मैं आपसे सिर्फ ये कहलवाना चाह रहा हूं, अगर आप कह दें तो। एक प्राइम मिनिस्टर है, एक सदर है। नहीं कहेंगे आप? अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। निसार चीमा साहब, सर पहले मैं आपको लपेट लूं, ये मुझे बताइएगा, एक और साहब हैं, मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा, बहुत सीनियर हैं उम्र में भी और तजुर्बे में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं पिछले चैनल पर भी उनके हवाले से ये बात कर चुका हूं और मैं ये चैलेंज तक दे चुका हूं कि वो अगर मुझसे अच्छा एक पेज लिख लें तो मैं इंडस्ट्री छोड़ जाऊंगा। लेकिन उनकी खूबी ये थी कि वो नवाज शरीफ साहब की तकरीरें लिखा करते थे। वो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट खुशामद में वो मुझसे, मतलब मैं तो कहीं हुई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत आगे हैं। तो इस अज्र में उनको चेयरमैन पीटीवी आपने लगाया था, आप पहुंच गए होंगे। सर नईम बुखारी को लगा दें तो कोराम मचा लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ यही काम कर दे, आसिफ अली जरदारी यही काम कर दे तो वो काबिल कबूल है। फिर उसका जवाब देने में वो ऐसा है वैसा है, क्यों? देखिए, जिनका आप तज़किरा फरमा रहे हैं उनका और मोहतरम बुखारी साहब का मुकाबला कोई लिखने पढ़ने में आप कर लें, मुमकिन है कि वो जो है वो आपका मुकाबला ना कर पाए, लेकिन ये है कि नहीं, बुखारी साहब का लिखने पढ़ने से क्या ताल्लुक है, ये बात ये है। दूसरी बात ये है, देखें गुजारिश ये है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये नशर व इशाअत का, इतलाआत का, बाकी तमाम शोबों का, मईशत का, पूरे मुल्क का निज़ाम कैसा होना चाहिए, अमूमी इत्तेफाक राय ये है कि वो देखना हो, समझना हो, तो उसके लिए इमरान खान साहब की साबका तकरीरें जो है वो सुना दें और सुन लें। और अगर ये बदतरीन सिस्टम देखना हो तो उनकी हुक्मरानी देख लें। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपको भी यहाँ बावजूद टोकने की जिसारत करूंगा आपकी इजाजत से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा और जितनी तनख्वाहें मौसूफ आपके दौर में एज चेयरमैन पीटीवी लेके गए थे, अदालत को यह हुक्म देना पड़ा कि वो भी कौमी खजाने में वापस ली जाए। सर मतलब कुछ, मतलब आप समझ रहे होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था, मैं वो नहीं कहना चाहता, आप पहुंच गए। देखिए, मैं गुजारिश ये करता हूं कि देखें, हम कोई फरिश्ते नहीं है, हम कब कहते हैं कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई, सबसे गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं। नूरुल आरफीन साहब देखें, गलती मानना जो है सर वैसे ये लवेबल बात है, आई लव यू, ये लवेबल बात है। पता है पीटीआई करे तो मैं उसको घेर लूं, उसका गला दबा दूं, लेकिन यही काम जब आप लोग करें और मैं आपसे पूछूं तो आप नन्हे बन जाते हैं कि हमसे गलती हुई है। 70 साल की उम्र में गलती? मेरी गुजारिश सुन ले नूरुल आरफीन साहब, मैं फिर ये कहता हूँ सबसे गलतियां होती हैं, सब हम इंसान है, हम गलतियों पे ये है कि हमको डांट नहीं जाते कि हमने बिल्कुल सही, उनको जस्टिफाई नहीं करते बाजे ये मौजूदा हुक्मरानों की तरह। मैं फिर कहता हूँ कि ये अमूमी इत्तेफाक रहे ये है कि निज़ाम आप देखना चाहे कि जो बेहतरीन निज़ाम कैसा होना चाहिए, इमरान खान की साबका तकरीरें सुने, बदतरीन निज़ाम देखना हो तो उनकी हुक्मरानी देख लें। अच्छा सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, शौकत बसरा साहब बहुत देर से जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, मैं इन्हें इन्वर्टेड कॉमास में इंजॉय कराता हूँ। शौकत बसरा साहब, सर
आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे शो में मेरी तारीफ भी फरमाई। कुछ और लोग हैं जिन्हें मुझसे ये गुमान है कि मैं एक अच्छा, एक दयानतदार, जिसको कहते हैं बद कलाम तो ज़रूर हूँ लेकिन बदकिरदार नहीं हूँ। कुछ और लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि मेरे साथ कुछ और खसाइल भी वाबस्ता हैं। सर, मैं सबसे पहले तो प्रोग्राम के इंट्रो में जो मैंने बात की थी मैं वही आपसे पूछूंगा, क्या ये मुमकिन है कि मैं शौकत बसरा साहब की PR को इस्तेमाल करते हुए वालिए हुक्मरान नाम निहाद मदीना, या वाकई अगर ये मदीना बन चुका है, उनका इंटरव्यू करने के लिए इस्लामाबाद में तलब कर लिए जाऊं? क्या ये मुमकिन है कि मेरे सबसे पहले मुल्क के तमाम इदारे इस बात की तसल्ली कर लें कि मुझसे खुदा न खास्ता कहीं वज़ीर आज़म को कोई ख़तरा तो नहीं हो सकता, ये चेक कर लें कि मैं कहीं किसी खुदा न खास्ता सियासी जमात या किसी मुल्क दुश्मन क़ुव्वत के हाथों तो आलाकार नहीं हूँ, इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये चेक कर लें कि मेरे अकाउंट में एक टेढ़ी पैसा किसी का बतौर रिश्वत तो नहीं आया जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ 2006 से। उसके बाद अगर ये मुमकिन है तो क्या आप मुझे ऐवान वज़ीर आज़म या ऐवान सदर तक रसाई दिलवा सकते हैं? ये मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद असल सवाल आएगा। आरिफीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ कह दूं कि 70 साल ये जो 11 पार्टियों का भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है, इन्होंने का वायरस फैलाया है। सर, जरूरी है कि टायर में से हवा निकाली दी जाए प्रोग्राम के इख्तिताम पर? सवाल चना, जवाब गंदुम। मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं, मैं अपना रोना रो रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो लूट गया वो गया। भाई सर पता है, असी पता है, मतलब इतना पता नहीं मैंने सही बोला या नहीं। एक मिनट भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस अब फैला रहे हैं, पहले करप्शन का वायरस फैलाते रहे, इन्हें कहीं कौम पर तरस खाएं। अच्छा, अब जहां तक आपने बात देखें नूरुल आरिफीन, क्या प्राइम मिनिस्टर ने मंसूर अली खान जो 2-2.5 साल सबसे ज्यादा जिन्होंने तनकीद की, क्या माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है? वहां तो पर्चे दिए जाते थे, सवालात दिए जाते थे और अपने मन पसंदीदा लोगों को इंटरव्यू दिए जाते थे। अगर मंसूर अली, आपने कोई पुरानी फिल्म देख ली क्या? माजी में क्यों जा रहे हैं आप? मैं कब इनकार कर रहा हूं? ना मैं उन एंकर मौसूफ की सहाफती खिदमात से इनकारी हूं, ना मैं हुकूमत वक्त और मौजूदा वजीर आजम की जिसको कहते हैं कॉम्पिटेंस से इनकारी हूं। देते हो यार, हमें मौका तो दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मंसूर अली खान को इंटरव्यू मिल गया है तो बारी बारी सबको मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो रवायत कायम की है, इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस मीडिया होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तमाम लोगों को मौका मिलना चाहिए और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने सर वो ठीक है, लेकिन आपने मुझे एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और अगर आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं बहुत सीधा शरीफ को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा इस बार, नहीं सर, ये झांसा आप मुझे दे नहीं पाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप मुझे वाने वजीर आजम ले जा सकते हैं या नहीं? मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि आपने कहा है कि वो चूंकि चुनाचे ऐसा है वैसा है, अगरचे मगरचे। मौका मिलेगा। अगर मंसूर अली खान को मौका मिल गया है, जिसने 2.5 साल मेरा कप्तान मेरा कप्तान मेरा कप्तान कहके, तो हमारे भाई ने तो कम तनकीद किया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि मैं गैर जानिबदार, इसका मतलब है कि मैं गैर जानिबदार समझ सकते हैं आप मुझे, है ना? बिल्कुल 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 ठीक हो गया। अच्छा सर, बस इख्तितामी लम्हात हैं, लेकिन आप मिल गए तो एंजॉयमेंट का कोई मौका जाए ना हाथ से। सही मानों में तज्जिया करने वाले सहाफी असासा करार, और ये जो जितने लफंटर हैं, ये जो बैठ करके पब्लिक को बोर भी कर रहे हैं अपना, जिसके क्या खत्म हो गया क्या भाई? हैं लो नाजरीन, बस यहीं तक था आज का शो। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। शौकत बसरा साहब, आजिज़ धामरा साहब, निसार चीमा साहब, तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को एक मरतबा फिर ये रिस्क उठाने पर नजराने अकीदत पेश करता हूँ। टाटा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।